मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कारक। प्रशांत, एक काम और करना। अ, चलिए ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है कारक एवं कारक चिन्ह। देखो, आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। जैसे नॉर्मली हमारी हर दिन की क्लास 1 घंटे की होती है, तो हो सकता है कि आज हमारी 1.5 घंटे की क्लास हो। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से, फटाफट से। तो कारक चिन्ह हमें पढ़ना है। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी, और संज्ञा में फिर आपने पढ़ा संज्ञा का लिंग, फिर संज्ञा का वचन, और आज हम पढ़ रहे हैं कि संज्ञा के साथ जब हम कारक का प्रयोग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है संज्ञा पर, तो वो हमें पढ़ना है। और ये कारक क्या होता है, आपको याद होगा पहले दिन जब हमने संज्ञा पढ़ी थी तो हमने संज्ञा की पहचान के तौर पर एक चीज लिखी थी, एक पंक्ति लिखी थी, जिसमें हमने कहा था कि संज्ञा कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान आदि के स्थान पर भी प्रयोग होती है। तो इन स्थानों पर अगर वो मिलती है तो वो भी हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है। तो उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम जानेंगे कि कर्ता, कर्म, कर्ण ये सब होता क्या है, कैसे हम इनको पहचानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल इसकी परिभाषा से। जब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं तो परिभाषा कहती है, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए वह कारक कहलाता है। अथवा इसके अलावा किसी वाक्य में जो शब्द क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं वह कारक कहलाते हैं, और उसका साथ जो आता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बात और जानेंगे कि ये जो हमारे कारक हैं, इन कारक को अगर हम उत्तर प्रदेश की किताबों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की किताबों में हम इसे कारक के नाम से ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान के लिए तो इसे हम परसर्ग कहते हैं। यहाँ पे र पूरा होता है, ये आधा होता है, इसे परसर्ग के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इसे विभक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभक्ति। 3 नाम हो गए इसके, कारक, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं, परसर्ग जो इसे राजस्थान में कहते हैं, और विभक्ति जो इसे मध्य प्रदेश में कहते हैं। है ये तीनों एक ही चीज। ठीक है, इसमें तीनों क्या है, एक ही चीज़ है। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग अलग होता है, बस नाम अलग अलग दे दिए, और नाम अलग अलग देने की वजह से ही हमारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कारक की बात हो, कारक चिन्ह की बात हो, तो परसर्ग और विभक्ति वही होता है, ये ध्यान में रखना है। चलो, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, या जैसे दिया है कि क्रिया से संबंध बताता है, ये सारी चीजें, तो आप ना इसको ऐसे समझिए। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। अगर हम इस वाक्य को देखते हैं तो इस वाक्य में सबसे इसकी क्रिया देखेंगे तो नाश करना। ठीक है, ये हो गई इसकी क्रिया। अब इस क्रिया के हिसाब से अगर आप ये पूछें कि किसने किया, तो क्रिया मतलब जो कि नाश किसने किया, अगर हम ऐसे पूछते हैं तो हमें एक वाक्य यहाँ पे मिलेगा कि श्री कृष्ण ने किया। ठीक है, फिर अगर हम कहें कि किसकी रक्षा के लिए नाश किया, तो यहाँ पे आएगा सत्य की रक्षा के लिए, और किसका नाश किया, तो दुष्टों का नाश किया। तो अब हमने
यानी प्रश्न किए और इस तरह से हमें इनके बारे में बताया। तो क्रिया से जो संबंध ऐसे, यानी क्रिया से जो शब्द इस तरह से संबंध रखते हैं वो कारक कहलाते हैं। और इन कारक के साथ जैसे ये ने, के लिए, या ये की भी आ रहा है, और ये का, ये जो आपके कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह। अब इन चीज़ों में आपको अंतर थोड़ा करना पड़ेगा। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कारक बताओ, और कई बार पूछा जाता है कि कारक चिन्ह बताओ। ठीक है, ये दो तरीके से। तो आपको अंतर ये करना है कि जैसे ने, का, की, के लिए, में, पर, से, ये सब जो हैं वो कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। और इनके जस्ट पहले जो भी शब्द लगा होता है, जैसे यहाँ पे कृष्ण लगा है, या ये यहाँ पे सत्य लगा है, या ये यहाँ पे रक्षा लगा है, या ये यहाँ पे दुष्टों जो लगा है, ये सब सारे शब्द क्या कहलाते हैं? इन सारे शब्दों को हम कहते हैं कारक। क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। और ये आगे इनके बाद जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो कारक और कारक चिन्ह में आपको अंतर करना है। अब इनको हम पहचानते कैसे हैं? ये उदाहरण आपके सामने लिखा है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जानने से पहले, पर जो मैंने आपको बताया वही हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं। एक चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, ये चार्ट आपके सामने बना होगा, और इस चार्ट को आपने बचपन से कई बार पढ़ा होगा और बचपन में याद भी किया होगा। लेकिन आपको शायद इस चार्ट का मतलब नहीं पता कि ये चार्ट हमने क्यों याद किया था। तो हमने इस चार्ट को इसलिए याद किया है ताकि हम कारक चिन्ह की मदद से कारक को पहचान सकें। कैसे? देखो, आपको इस चार्ट को एक बार फिर से याद करना है। कैसे याद करता है? कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, साधन या माध्यम, इसमें इस तरह से याद रखिएगा। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अजी। इस तरह से इस सारणी को एक बार आपको फिर से रटना पड़ेगा। इसे रटना है ना, इसे कहेंगे कि रटना आपको। बिल्कुल, जब आप इसको रट लेंगे तो सारे कारक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, पहचान करने आ जाएंगे। लेकिन उसके साथ ही हम कुछ चीज़ और भी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये समझिए कि ये जो चार्ट है ये आपके कारक का शॉर्ट ट्रिक है ना। जो कारक का आपका जो चैप्टर है इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक मैंने इसमें पहले क्यों बता दी? क्योंकि इसी की मदद से हम आगे भी सीखेंगे। यानी आज हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ से लॉन्ग ट्रिक की तरफ चलेंगे। ठीक, तो आपने ये वाली चीज़ पहले याद कर ली। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहले तो सवाल आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे भी से है, फिर यहाँ पे भी से है, तो इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? फिर सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे शून्य लिखा है, ये शून्य लिखा है, शून्य का मतलब क्या है? फिर दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि के द्वारा और से यहाँ पे लिखा है, यहाँ भी से आ गया, तो फिर कैसे इनमें अंतर करेंगे? ये सारी चीज़ें। तो अभी अपने दिमाग से इन सवालों को एक तरफ रखिए, इन सब पे हम बात करेंगे। बस अभी आपको चार्ट को कैसे याद करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, और इसके साथ आपको साधन या माध्यम ये शब्द भी लगाना है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। ठीक है, इस तरह से याद रखिए इसे। और संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन है। ठीक है, इस तरह से इतना आपने याद कर लिया। तो अब जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, मान लो आपके सामने किसी वाक्य में आ जाए कि मोहन ने, अगर ऐसे लिखा है, मोहन ने आम खाया, ऐसे लिख दिया, और आपसे अगर पूछा गया कि इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है, तो आप कर्ता कारक कैसे पहचानेंगे? तो आप इसके कारक चिन्ह से पहचान सकते हैं, क्योंकि सारणी में आपने याद किया है कर्ता ने। तो आप देखेंगे कि भाई ने जो है वो किसका चिन्ह है? कर्ता का है। तो जहाँ ये ने होगा आप वहाँ जाएंगे और उससे पहले वाले शब्द को पकड़ के कह देंगे कि यही क्या है? कर्ता। बात आई समझ में? मैंने क्या कहा मैं फिर से बताती हूँ। जैसे मान लो हम उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। मान लो ऊपर वाला ये उदाहरण जो हमने लिखा था कि कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया, इसी वाक्य को अगर हम फिर से लिखते हैं
ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अभी आपको सिर्फ समझना है, जब लिखना होगा मैं बताऊंगी, है ना, कि कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप लोगों को ये बात बतानी है मुझे, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें के लिए, ठीक है, या फिर जैसे अगर मैंने आपसे पूछा कि रक्षा के लिए कौन सा कारक है, इसमें रक्षा कौन सा कारक है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि रक्षा शब्द के तुरंत बाद के लिए दिया है, और यहाँ सारणी में आप के लिए कहाँ पढ़ते हैं, तो के लिए आप यहाँ पढ़ते हैं, तो आप एकदम से कि के लिए किससे पहले आता है, संप्रदान से पहले आता है, यानी संप्रदान के लिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रक्षा जो है वो क्या है, संप्रदान है। क्या है, संप्रदान है, संप्रदान कारक है। ठीक, और के लिए क्या है, ये संप्रदान कारक चिन्ह है। क्या है ये, कारक चिन्ह। बात आई समझ में? मैंने जो यहाँ पे बताया ये क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा। रक्षा ये संप्रदान कारक और के लिए ये कारक चिन्ह। समझ गए ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए इसके बाद अब मान लो अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैंने अगर आपसे कहा कि बताइए इस वाक्य में संबंध कारक कहाँ है, तो आप कैसे देखेंगे? तो आप देखेंगे कि भाई संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो का की के है, तो वाक्य में का की के कहाँ लगा है, तो आप देखेंगे एक तो यहाँ लगा है सत्य की, ठीक है, और दूसरा दिख रहा है यहाँ पे दुष्टों का। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि सत्य ये हो गया एक संबंध कारक, और ये दुष्टों, ठीक है, ये हो गया एक संबंध कारक। आपको ये इस तरह से पता चल जाएगा। अगर मान लो पूछे कि इसमें कर्ता कौन है, तो आपको पता है कर्ता ने, तो ने कारक चिन्ह कहाँ है, यहाँ लगा है, तो ये वाक्य का कर्ता हो गया। इस तरह से आपको पहचानना होता है। अब कुछ के साथ तो हमारे कारक चिन्ह लगे होते हैं सही, लेकिन कई बार नहीं, वर्तमान समय में कारक चिन्ह कुछ और लगा होता है और कारक वो कुछ और होता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, राजस्थान का एक प्रश्न है जिसमें लिखा प्रश्न आया था कि मोहन टेलीफोन पर बात कर रहा है, इस वाक्य में टेलीफोन पर कौन सा कारक है? अब देखो इसमें क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी कि पर लगा के दे दिया। अब आपने जैसे यहाँ पे सीखा, तो जैसे मैंने आपको बताई सारणी, तो सारणी के हिसाब से आप यहाँ पे पर खोजेंगे और पर के सामने जाएंगे, ये हो गया अधिकरण, तो आप कहेंगे कि अधिकरण, लेकिन ये तो गलत हो गया, इसका उत्तर है करण। अब आप कहेंगे कैसे, तो वो ऐसे कि जब हम बात करेंगे कि मोहन टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो वो टेलीफोन के माध्यम से बात कर रहा है। सही वाक्य क्या होना चाहिए, ये वाक्य तो है गलत, सही वाक्य क्या होना चाहिए कि मोहन टेलीफोन के द्वारा बात कर रहा है, तो के द्वारा वहां पे लगना चाहिए, लेकिन के द्वारा की जगह हमने आम बोलचाल में उसमें क्या कर दिया, टेलीफोन पर बात कर रहा है। अब हमें इसके पीछे का भाव समझना पड़ेगा कि टेलीफोन तो एक साधन है, किसका, बात करने का, यानी क्रिया क्या है हमारी, बात करना, और बात करने का साधन क्या है, टेलीफोन, तो साधन है इसलिए वो क्या लगेगा, करण लगेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि सिर्फ अब आज के दौर में इसकी पहचान आप कारक चिन्ह से नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे, तो आप करेंगे इनको अच्छे से डिटेल में एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन सा कारक किस किस चीज को प्रदर्शित करता है, और उस हिसाब से आप अपना आंसर देंगे। समझ गए ना? तो फिर एक एक करके पढ़ते हैं और फिर शुरुआत करते हैं अपने कारक की। देखो ये जो मैंने आपको शुरुआत में अभी बताया,
ये सारा क्या था, कारक को समझने के लिए बेसिक था कि कारक में हमें क्या पढ़ना है, आखिर हमें पता तो होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इनको डिटेल में। और अब शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये तो आपने देख लिया, अब यहाँ से इसके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट कि कारक चिन्ह को कुछ विद्वान परसर्ग अथवा विभक्ति के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता ही दिया, तो आप देख सकते हैं कि परसर्ग और विभक्ति के नाम से। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी वाक्य में कारक चिन्ह से पहले उसका कारक होता है। यानी जो मैंने आपको बताया ना, पहले होगा यहाँ होगा कारक चिन्ह, तो इस कारक चिन्ह से पहले यहाँ कारक लिखा होता है। समझ गए? केवल संबोधन कारक में कारक चिन्ह पहले आता है। देखो, संबोधन कारक हम कहते हैं ना, हे बच्चों या अरे बच्चों ऐसे लिखते हैं, तो बच्चों कारक हो गया और अरे जो है उसका कारक चिन्ह हो गया। तो केवल हमारा जो संबोधन होता है, संबोधन में कारक चिन्ह पहले लगता है, ये बात कह रहा है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कारक चिन्ह मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, न इससे कम होते हैं। ये हमको यहाँ पे कुछ फैक्ट पता चलता है। अब इसके आगे अब आते हैं इस पर सारणी पर, और इस सारणी में एक चीज आपको नजर आ रही है, और वो ये है कि यहाँ पे पढ़ा आपने कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह हो गया ने। ठीक है, कारक चिन्ह ने हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य। तो इस शून्य का मतलब क्या है ये समझना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो कारक आपने समझ लिए तो वाक्य शुद्धिकरण के 4-5 नियम आपको समझ में आ जाते हैं। 4-5 नियम हम जब आगे वाक्य शुद्धिकरण में पढ़ेंगे तो वो कारक से संबंधित होते हैं। कई सारा प्रश्न, जैसे ऐसे आपके प्रश्न होंगे दिमाग में कि मान लो हमने कहा कि गीता ने सेब खाया, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम गीता तो स्त्रीलिंग है, फिर हमने खाया क्यों लगाया, है ना। या हमने कहा कि सुरेश ने रोटी खाई, तो फिर प्रश्न आता है कि सुरेश तो पुल्लिंग है, फिर हमने खाई क्यों लगाई। तो ये सारी चीजें समझने के लिए हमें कारक चिन्ह को समझना बेहद जरूरी है ना। तो इसलिए हम कारक चिन्ह को पहले समझते हैं, इसको देखेंगे। अब यहाँ पे जो ये शून्य आया है, तो इस शून्य का क्या मतलब है ये अभी बताती हूँ। उससे पहले आप इसको समझिए कि के द्वारा और से, ये जो दो आपके यहाँ पे आए हैं कर्ता के साथ, इनका प्रयोग कहाँ होता है, इनका प्रयोग अभी नहीं पढ़ेंगे हम। कर्ता के साथ जब कभी आपको के द्वारा और से कारक चिन्ह दिखाई दे तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि जो हमारा वाक्य है, वाक्य में वाच्य वाले वाक्य आ गए हैं। और वाच्य में क्या है, हमारा कर्म वाच्य और भाव वाच्य। जब हमारे वाक्य में ने और शून्य कारक चिन्ह होता है तब वो कर्तृवाच्य होता है, लेकिन जब हमारे वाक्य में के द्वारा लग जाए तो वो कर्म वाच्य हो जाएगा, और जब उस कर्ता के साथ से लग जाए तो वो भाववाच्य हो जाएगा। तो वाच्य वाली क्लास तो हम पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए अभी हम इसको स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना ही समझिए। अब हमें बात करना है इन दोनों पर। तो ने कारक चिन्ह तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जो शून्य कारक चिन्ह है ये कब होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लो मैंने आपको एक वाक्य बोला, मैंने कहा कि दीपक पुस्तक पढ़ता है, दीपक पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। तो अब जब हम इस वाक्य की बात कर रहे हैं तो इसमें दीपक के बाद यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है, और ये पुस्तक जो है इसके बाद भी कोई कारक चिन्ह नहीं है, जबकि हमारे वाक्य में दीपक कर्ता कारक है और पुस्तक कर्म कारक है ना। इन दोनों के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। ऐसा वाक्य देकर अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ता कारक चिन्ह बताओ, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे शून्य। कर्ता कारक चिन्ह क्या है, शून्य कारक चिन्ह, शून्य कारक चिन्ह, ना कि कारक। ठीक है, कारक चिन्ह, चिन्ह शब्द लगाना जरूरी है। और इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या है, हमारा कर्ता कारक, मतलब शून्य कर्ता कारक चिन्ह हो जाएगा, सॉरी कर्म कारक हो जाएगा। ये हो गया कर्ता कारक और ये हो गया कर्म कारक, तो ये शून्य ही कहलाएंगे दोनों।
तो अब ये जो पंक्ति मैंने यहाँ पे लिखी है, तो जहाँ आपका ये नोट लिखा हुआ है, इस नोट में एक लाइन लिखिए और उस लाइन लिखने के बाद आपको ये उदाहरण लिखना है और उसमें लाइन लिखिए कि यदि कारक के साथ, वाक्य यहाँ पे लाइन लिखना है, नोट के आगे एक लाइन लिखनी है, यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता, यदि कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता, तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य कहलाता है। यदि किसी कारक के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं दिया होता, तो उस कारक का कारक चिन्ह शून्य कहलाता है, शून्य कहलाता है। और ये जो चीज है यानी शून्य वाली, ये सिर्फ इन दो ही कारक के साथ होती है, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इन दो के साथ ही होती है। अगर हम बात करें तो कि भाई ये शून्य क्या सबके साथ लगता है, तो नहीं, सिर्फ दो के साथ ही शून्य वाली चीज आती है, यानी इन दो के साथ ही कभी कभी कारक चिन्ह नहीं आता, समझ गए। बाकी सारे जितने भी कारक आएंगे सबके साथ उनका कारक चिन्ह लगेगा। अब इसके नीचे जहां आपने पंक्ति लिखी उसके नीचे ये उदाहरण लिख लो और इस तरह से अंडरलाइन करके शून्य कारक चिन्ह ऐसे लिख लो इसको जल्दी से, फटाफट से लिख लीजिए जल्दी से। चलिए फटाफट से लिख लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने सामने कर्ता कारक की। लिखा हुआ है, लिखना सिर्फ आपको उदाहरण है जो मैं यहाँ पे बोलूंगी, अब समझो चीज को। कर्ता कारक क्या होता है? यदि हमारे वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह नहीं आएगा तो हम वाक्य में कर्ता को कैसे पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पे दिया है, कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। ये जो पहली पंक्ति दी है ना, ये कभी कभी आपकी परीक्षा में सीधी सीधी उठा के पूछ ली जाती है कि जो वाक्य में काम करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, पॉइंट करना है इस चीज को। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया करता है, ठीक है। वाक्य में क्या करता है? क्रिया करता है, काम करता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। इसके साथ आने वाला कारक, इसके साथ आने वाला जो चिन्ह है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। जो भी कर्ता कारक के साथ चिन्ह आएगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक चिन्ह कहलाता है। और इस कारक का चिन्ह क्या है? ने। क्या है इसका चिन्ह? ने। और ब्रैकेट में लिखा है वाच्य में कारक चिन्ह के द्वारा और से होता है, इसको अभी स्किप कर दो, ये तब समझ में आएगा जब वाच्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके साथ आगे और इसने क्या दिया है कि क्रिया के साथ कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो उत्तर भी कर्ता ही होता है। मतलब अगर आपके वाक्य में कारक चिन्ह न दिया हो तो आप क्रिया के साथ कौन का प्रयोग करके देखिए, जो उत्तर आएगा वो उत्तर कर्ता होगा, ठीक है। कैसे? जैसे हमने वाक्य लिखा कि दीपक पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? कैसे प्रश्न? कौन पढ़ता है? तो हमें आंसर मिलेगा दीपक पढ़ता है, तो बस दीपक क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये एक वो तरीका है, एक वो ट्रिक है जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो जल्दी से फटाफट ना आप 4-5 आप लोगों को वाक्य लिखने हैं, यहाँ पर जल्दी से उदाहरण आपको लिखना है और फटाफट लिखिए। पहला उदाहरण लिखिए, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं।
फटाफट से लिखिए, मैं भी लिख रही हूं आपके साथ, जल्दी जल्दी लिख लिए। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। दूसरा वाक्य, उसने जाने से पहले स्नान किया था। एक और वाक्य लिखिए। वाक्य लिखिए, बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। दूसरा वाक्य लिखिए, मैंने जंगल में मोर को नाचते देखा। चार वाक्य हमने लिखे, फटाफट से उतारिए, फिर समझते हैं इसमें आप लोगों को मुझे क्या बताना है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। उसने जाने से पहले स्नान किया था। बंदर ने यात्रियों को परेशान किया। मैंने जंगल में मोर को नाचते देखा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, हम कौन सा कारक ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? हमें ढूंढना है कर्ता कारक, ठीक है। जब हम कर्ता कारक पढ़ रहे हैं तो वाक्य के अंदर और भी कारक होंगे, ठीक है, वाक्य के अंदर और भी कारक होंगे, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस केवल और केवल कर्ता कारक पे करना है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम जिस कारक को पढ़ रहे हैं वाक्य में हम केवल उसी कारक को फोकस करेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपको कर्ता कारक के बारे में बताना है। सबसे पहले तो आप बताइए, पहला वाक्य जो है वो वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, इस वाक्य में हमारा कर्ता कारक क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस वाक्य का कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए फटाफट से। दूसरा वाक्य, दूसरे वाक्य में भी आपको यही बात बतानी है कि उसने जाने से पहले स्नान किया था। इसमें अब देखो, यहाँ पे मैं नंबर लगा देती हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो ये नंबर लगा देती हूँ और इस नंबर पे आपको बताना है पहले वाक्य में हमारा कर्ता क्या है, ठीक है, कर्ता कारक क्या है और इसका कर्ता कारक चिन्ह क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरे वाक्य में कर्ता क्या है और उसका कर्ता कारक चिन्ह क्या है, और तीसरे वाक्य में भी कर्ता क्या है और कर्ता कारक चिन्ह क्या है, सेम चौथे वाक्य में भी बताना है। तो जल्दी से बताइए फटाफट से। कुछ छात्र कह रहे हैं कि पहले में वृक्ष कर्ता कारक है और इसका जो कर्ता कारक है वो शून्य है। बिल्कुल सही है, ये बात तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताई, एकदम से सीख गए आप लोग, बहुत बेहतर। अब दूसरा बताइए, दूसरे पॉइंट में बताइए आप। दूसरे में आपको बताना है, प्रश्न संख्या दूसरा बताइए जल्दी से। उसने जाने से पहले स्नान किया था, इसके बारे में अभी तक किसी छात्र का नहीं आया है कोई भी कमेंट, तो इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा है
और लगता ही है यहाँ पर, अगर मैं अपने ऑफलाइन छात्र के बच्चों की बात करूँ तो अक्सर हमारे छात्र इसमें गलती करते हैं। कुछ लोग इसमें से कारक चिन्ह बता देते हैं, इसको कुछ अलग बता देते हैं, है ना। तो कुछ लोग इसका शून्य कारक चिन्ह बताते हैं यहाँ पर, है ना। तो आप में से भी कोई बता रहा है क्या शून्य कारक चिन्ह? कर्ता कारक चिन्ह से, देखो यहाँ पे बता दिया ना एक छात्र ने कि कर्ता कारक चिन्ह से, और यहाँ पे दिया है कारक चिन्ह शून्य दूसरे का। अब देखो समझ लो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने है बालक, ये रहा ने, आपको दिखाई नहीं दे रहा? अगर आपसे पूछा जाए कि उसने जाने से पहले स्नान किया, किसने किया स्नान? उसने। आप प्रश्न भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे जाने से वाली की तो कोई मतलब ही नहीं है, जाने से वाली चीज से कोई मतलब नहीं, वो कोई कर्ता नहीं है आपका, आपका कर्ता है यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये उस शब्द दिया है ये आपका कर्ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके वाक्य में कभी उसकी जगह वह लिखा हुआ हो अगर ऑप्शन में, तो आप वह भी लगाएंगे। आप कहेंगे मैम ये क्या कर दिया आपने, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देखो बात को समझना, सर्वनाम एक चीज है जिसको हम पढ़ेंगे कारक के बाद, ठीक है, समझते हो ना आपको। तो आपको ये पता है ना कि जैसे मैं या वह या यह आदि, इस तरह के ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं। यदि हम इनके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इनका रूप बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे ये मैं है, इस मैं के साथ अगर हम ने कारक चिन्ह लगाएंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा गलत, याद रख लीजिएगा। तो फिर कैसे लिखेंगे? तो सर्वनाम के साथ जब कभी हम कोई कारक चिन्ह लिखते हैं तो सुरेखा उसके साथ लगाते हैं, ये होगा सही। अब एक बात और आप समझिएगा, जैसे जो लोग आपसे कहते हैं ना कि अगर सुरेखा ना लगाओ तो कुछ गलत नहीं होता, ये तो बकवास वाली बात है, तो वैसे लोगों से सावधान, क्योंकि आपके शब्द में भी गलती और शुद्धि और अशुद्धि ये सुरेखा लगाने या न लगाने से होती है। यानी आपने अगर ऐसे लिखा तो ये गलत माना जाएगा व्याकरण रूप से। क्यों? क्योंकि नियम ही है, यदि सर्वनाम आया है और सर्वनाम के तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह आया है तो वो सुरेखा से उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो मैंने में जैसे हमारा वाक्य दिया हुआ है नीचे चौथा कि मैंने जंगल में मोर को नाचते देखा, तो ये जो मैं है ये है कारक, ठीक है, कर्ता कारक, और जो ने है ये कारक चिन्ह है। ये हो गया कर्ता कारक और ये हो गया कर्ता कारक चिन्ह, ठीक है। उसी तरह से बात करेंगे उसने की कि ये उसने कहाँ से आया। तो ध्यान रखिए जो वह है, इस वह के साथ जब हम ने कारक का प्रयोग करते हैं तो आपने कभी वहने नहीं लिखा हुआ देखा होगा, है ना। जब वह और ने आगे इसके लगाते हैं हम कारक चिन्ह तो ये रूप परिवर्तित होकर क्या बन जाता है? ये बन जाता है उसने, उसने, समझ गए ना। तो अब ये अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये गलत। तो हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा? तो क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसे हम सुरेखा के साथ लिखते हैं, एक साथ सुरेखा एक रखते हैं, तो ये सही हो गया। और जब इसकी एक सुरेखा थी आप कंफ्यूज कर गए, जब एक सुरेखा थी और ने कारक चिन्ह आपको अलग नहीं दिखा तो आप कंफ्यूज कर गए। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं जहां आप कंफ्यूज करें, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो ये अपने दिमाग में एक बात ये समझ लीजिए। अब एक चीज और आपको बताती हूँ इसके साथ, जैसे हमारा जो कारक चिन्ह होते हैं, अगर किसी सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह आ जाते हैं, जैसे मान लो ये दिया है के लिए, ये के लिए भी दो कारक चिन्ह अलग अलग है, मतलब हैं एक साथ प्रयोग होते हैं। अगर यहाँ पे इस कारक चिन्ह का प्रयोग अगर हम किसी सर्वनाम के साथ करें, मान लो हम वह के साथ कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? उसके लिए आ जाएगा। तो याद रखिएगा पहला कारक चिन्ह तो इसके साथ सुरेखा से जुड़ेगा, लेकिन दूसरा कारक चिन्ह इसके साथ नहीं जुड़ेगा। कैसे? मैम ये वाली बात हमें फिर से समझाइए, है ना, समझ नहीं आई। देखो ऐसे समझना, जैसे मान लो शब्द है हमारा, अब हमारे पास दिया ना ये है, यह है, और
वह इस तरह से हमारे क्या है, सर्वनाम है। अगर मान लो कि मैं एक वाक्य लिख रही हूं, इनमें से कौन सा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, इन में से कौन सा, ऐसे कुछ आपने लिखा, तो ध्यान दीजिएगा ये गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि ये जो इन है ना, ये यह का बहुवचन है। क्या है? यह का बहुवचन है। कैसे बहुवचन है? इसके साथ कारक चिन्ह लगने के बाद ये बदला है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? ये पहला कारक चिन्ह इसके साथ लिखा जाएगा, सुरेखा के साथ, इनमें, और ये जो दूसरा इसके साथ आया है ये अलग लिखा जाएगा। तो अगर मान लो गलती से कभी ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, यानी इनके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कौन सा हो रहा है, तो दोनों हैं, में और से, ठीक है, ये दोनों प्रयोग हो रहे हैं। तो आपको इसे समझना होगा। अब आपका सवाल आ रहा होगा कि मैम तो ये वाली चीज़ें तो हमको आती नहीं है, हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे किसका रूप क्या है? जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि यह का बहुवचन होता है ये, ठीक है, ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन, और इनके साथ अगर कोई कारक चिन्ह लगता है, इन और इनसे ऐसे हो जाता है, ठीक है, रूप परिवर्तित। तो आप कहेंगे कि मैम हमको कैसे पता चलेगा ये सारे? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। जब आप सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम में सबके रूप आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम से आपको आराम से पढ़ना है। तो ये डरना नहीं है। ये वो पॉइंट था जो हमारे सर्वनाम का है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि उसने जो शब्द दिया है, इस उसने में उस तो हमारा क्या है, कर्ता, ठीक है, कर्ता कारक, और ने जो है वो क्या है, कर्ता कारक चिन्ह है, ठीक है। उसी तरह से बंदर ने यात्रियों को परेशान किया, तो ये हमारा कारक चिन्ह हो गया और ये हमारा कारक हो गया। अब ये आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। देखो, अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आप लोगों को जब ये वाली सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे ये वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हिंदी वाक्यों के लिए ये पूरी तरह से हमेशा याद रखना कि वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वो अक्सर क्रिया होता है, और क्रिया में कई बार हमारी 2 क्रिया 3 क्रिया भी होती हैं, 4 क्रिया भी होती हैं, क्योंकि संयुक्त क्रिया आती हैं। तो इतना तो तय है कि वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वो क्रिया है, तो क्रिया तो आप पहचान लेंगे, ठीक है। दूसरा इसके पहचानने का तरीका होता है कि जो काम किया जाता है, जो काम हो रहा है, जिस शब्द से आपको ये महसूस होता है कि ये काम हो रहा है, जैसे हमने कहा दौड़ना काम हो रहा है, खाना काम हो रहा है, पीना काम हो रहा है, सोना काम हो रहा है, जो इस तरह के शब्द आपको ऐसा अर्थ दे तो वो क्रिया कहलाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर के शब्दों को पहचानना, यानी और जो हमारे वाक्य हैं उनको पहचानना, तो उनको पहचानने का तरीका ही मैं आज आपको बता रही हूँ कारक के माध्यम से। तो सबसे पहला कारक हमने लिया अपने सामने कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे बना? जो काम को करता है, यानी जो काम को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। तो सबसे पहले पूरे वाक्य में से आपको एक शब्द देखने को मिल रहा है और वो है काम को करने वाला, जिसको हमने क्या कहा? कर्ता कहा। तो सबसे पहली पहचान आप कर्ता की रखिए कि वाक्य में काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो आप वाक्य में इस बात से पहचान सकते हैं, मैंने अगर आपसे कहा कि मोहन आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। अगर मैंने कहा दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है। अगर मैंने कहा कि सविता नृत्य करती है, तो नृत्य कौन कर रहा है? सविता कर रही है। तो यहाँ काम जो करने वाला है वो कौन है? वो पहले जो आ गए मोहन, दीपक और सरिता, ठीक है।
अब इसके साथ ही ये बात आपको समझ में आ गई, मैंने इसमें आपको बता दिया। इसके साथ आपको एक ट्रिक दी है कि क्रिया के साथ अगर हम कौन या किसके से प्रश्न कर लेते हैं तो जो उत्तर हमको मिल जाता है वो उत्तर ही हमारा कर्ता होता है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो कुछ लिखा है इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये वाच्य का हिस्सा है। यहाँ सिर्फ मैंने हिंट के लिए दिया है आपको, वाच्य में डिटेल पढ़ेंगे, फिर वापस आके एक बार देख लेंगे तो क्लियर होगा। जो चीज़ अभी परेशान कर सकती है उसको मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी हम वाच्य नहीं पढ़ रहे पूरा, ठीक, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अब आते हैं हम कर्म कारक पर, और मुझे बताइए कि कर्ता कारक समझ में आया कि नहीं आया। बताइए जल्दी से कमेंट करके कि कर्ता कारक समझ में आया कि नहीं आया। किसी भी वाक्य के कर्ता कारक को आप पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से कमेंट करके। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्म कारक को। कर्म कारक, ठीक है। अब कर्म कारक एक ऐसा कारक है जिसे आप जितनी किताबों में पढ़ोगे या जितने टीचर के द्वारा पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उतना कंफ्यूजन। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कर्म और क्रिया, हम इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें कर्म क्या है, क्योंकि कर्म का मतलब हम अगर अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कर्म का मतलब क्रिया से समझते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा ना, बोलते हैं अरे जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो कर्म हमने बात ये रख ली, हमको लगता है कि जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये कर्म है, हम सो रहे हैं तो ये कर्म है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा है। तो इसकी वजह से हम समझ नहीं पाते इस पॉइंट को। तो यहाँ आपको अपने वाक्य के लिए कर्म को सीखना है, समझना है। तो एक बहुत छोटा सा तरीका और एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला है, और वो है प्रश्न पूछकर। ठीक है, क्या है? प्रश्न पूछकर। और वो कैसे है? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे इसकी परिभाषा जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। क्या है? कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपकी परीक्षा में अक्सर प्रश्न आ जाता है कि जिस पर काम का, काम मतलब क्रिया, ठीक है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है या जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्म कारक। ठीक है, इतना ये पॉइंट अपने दिमाग में याद रखना, ऐसे प्रश्न बन जाता है कई बार, और कई बार लिखने के लिए भी आ जाता है। उसके बाद अर्थात, अर्थात समझने वाली परिभाषा है आगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। अब ये जो पॉइंट है ये हमने परीक्षा के लिए बिल्कुल जस के तस ऐसे ही याद कर लेने, एकदम सेम टू सेम, जैसे हैं वैसे के वैसे। आगे समझते हैं कर्म के लिए। इसके साथ आने वाला चिन्ह कर्म कारक चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, और इसका कारक चिन्ह को होता है। क्या होता है इसका कारक चिन्ह? को। अब सबसे पहली चीज तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि यदि आपको किसी वाक्य, किसी शब्द के तुरंत बाद को कारक चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो आंख बंद करके आप लगा देना कि वो क्या है? कर्म है। ठीक, अगर कारक चिन्ह नहीं आता है, क्योंकि कर्म में भी क्या होता है? शून्य कारक चिन्ह आता है, तो फिर आप कैसे पहचानोगे? तो आपको प्रश्न करना है क्या या किसको से। किसको की जरूरत तो तब पड़ती है जब कारक चिन्ह होता है। आप क्या से प्रश्न करेंगे क्रिया में, और जो उत्तर मिलेगा वही होगा कर्म। आप कहेंगे मैडम कुछ कुछ समझ में आया पर कुछ कुछ समझ में नहीं आया, तो समझ में कैसे आएगा? उदाहरण से। तो लिखिए उदाहरण जल्दी से इसका, और उदाहरण लिखते हैं हम और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो वाक्य प्रयोग करिए। सबसे पहला वाक्य लिखिए। हमने यहाँ पे वाक्य लिखा, बालक ने रोटी खाई। बालक ने रोटी खाई, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य लिखिए, अध्यापक ने, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है,
तीसरा वाक्य लिखिए। किसान ने खेत में बैल को पीटा। एक और वाक्य लिखिए। बच्चा सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। चार वाक्य हैं। अब ऐसे कल्पना करो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आया है और आपसे कहा गया है कि आपको इन वाक्यों के अंदर कर्म कारक बताना है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? ठीक है, जल्दी से आपको बताइए, इन चारों के अंदर आपको कर्म कारक बताना है। चलो, पहला वाक्य, बालक ने रोटी खाई। इस वाक्य में कैसे पहचानेंगे? अगर आप देखें दूसरा वाक्य, ये हो गया आपका पहला वाक्य, ये हो गया दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य अगर हम देखें तो हम कारक चिन्ह की मदद से पहचान सकते हैं। वाक्य हमारा लिखा है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, और यहाँ पे हमको को दिखाई दे रहा है, तो इस को से पहले जो छात्रों हैं ये हमारा क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। क्या हो गया? कर्म कारक। और ये को क्या हो गया? ये को हो गया कर्म कारक चिन्ह। क्या हो गया? कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद अब हम पहले की बात करें तो यहाँ पे बालक ने रोटी खाई। अब आप कहेंगे कि मैम हम ना ऐसे पता कर लेंगे कि बालक ने, ये तो हमें कर्ता दिखाई दे रहा है, खाई यहाँ पे क्रिया दिखाई दे रही है, एक शब्द बचा, यही कर्म होगा। तो ऐसी गलती कभी मत करना पहचाने बिना। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि भाई ये रोटी आया है, तो हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको दिया है प्रश्न, आप यहाँ पूछिए क्या खाई। आपको क्या पूछना है इसको? क्या खाई। तो उत्तर क्या आएगा? जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा रोटी। ठीक है, क्या खाई? रोटी। तो यही क्या हो गया? कर्म, कर्म कारक। ठीक है, और कारक चिन्ह क्या है इसका? इसका कारक चिन्ह शून्य है। ठीक, क्या है इसका कारक चिन्ह? शून्य है। बात आई समझ में? चलो, बहुत सुंदर, सही आंसर दिया है। नंबर 3 का बताओ। किसान ने खेत में घूमते बैल को पीटा। हमारा वाक्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे वाक्य में को कारक चिन्ह आया है, और इस को कारक चिन्ह से पहले वाला शब्द ही हमारा क्या होगा? ये कर्म होगा। ये हमें मिल गया कर्म, ये कर्म हो गया, और ये कर्म कारक चिन्ह। ठीक है, कर्म कारक चिन्ह, ये हमारा चिन्ह हो गया। एक बात और ध्यान रखिए। अच्छा, उससे पहले बताती हूँ, पहले आप चौथा बताइए। हम चौथे की बात करेंगे। बच्चा सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें हमें यहाँ पे पता चलेगा, अगर यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया तो हम कहेंगे भी कारक चिन्ह नहीं आया, तो प्रश्न से ही पता कर लेते हैं। तो इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ रहा है। तो अब हम इससे प्रश्न करेंगे कि क्या पढ़ रहा है भाई? हमें भी बता दो, क्या पढ़ रहा है? ठीक है, तो उत्तर आपको क्या मिलेगा? पुस्तक। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो ये पुस्तक जहां वाक्य में है वही क्या है? कर्म है। क्या है वो? कर्म कारक है। और इसका कारक चिन्ह, यहां कोई कारक चिन्ह नहीं आया, तो क्या होगा? शून्य कारक चिन्ह। क्या होगा? शून्य कारक चिन्ह। समझ गए ना? चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ ही एक बात और है। कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि को कारक चिन्ह लगा होता है लेकिन वो कर्म नहीं होता। कभी कभी हमारे कुछ वाक्यों में को कारक चिन्ह के लिए
यानी संप्रदान में भी आ जाता है। और आपने किताबों में देखा होगा कि संप्रदान के लिए भी ये दिया होता है। समझ गए ना? तो ये मैं पहले ही बता रही हूँ। तो इसको हमेशा याद रखना कि कभी अगर ऐसा आ जाए कि वो संप्रदान हो, जैसे मान लो एक उदाहरण देती हूँ कि पिताजी ने भाई को घड़ी खरीदी, ठीक है? तो ऐसे लिख दिया कि पिताजी ने भाई को घड़ी खरीदी, तो यहाँ पे जो भाई को है ये कर्म नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो ये संप्रदान है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा होना चाहिए था पिताजी ने भाई के लिए घड़ी खरीदी, लेकिन लिख क्या दिया हमने अपनी आम बोलचाल में कि पिताजी ने भाई को घड़ी खरीदी, ठीक है? तो जब कभी ऐसा वाक्य आ जाए तो आपको ये निश्चित करना है कि ये सही है या गलत, यानी को कारक चिन्ह हमारा जो दिया है ये कर्म है या संप्रदान, ये पहचानने के लिए आप को के स्थान पर के लिए लगाकर देख लें। अगर वाक्य आपका सटीक लगता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो वो संप्रदान है। और यदि आपका वाक्य अटपटा हो जाता है, कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा बैल के आगे को लगाए, अगर आपके दिमाग में ये हो कि यहाँ पे भी संप्रदान हो सकता है, तो आप इसको ऐसे पढ़ के देख लो कि किसान ने खेत में घूमते बैल के लिए पीटा, तो बैल के लिए पीटा ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो गलत हो गया मतलब ये सटीक नहीं बैठा, तो इसका मतलब इसमें क्या है? कर्म ही है, ये कोई संप्रदान नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। संप्रदान पढ़ाऊंगी, एक बार फिर से इसको दोहराऊंगी, फिर से समझाऊंगी। अभी इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि एक जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको किताबें करती हैं, जो और टीचर आपको कंफ्यूजन करते हैं, वो इसी चीज में करते हैं। और ऐसा कंफ्यूजन कर देते हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाते कि हमने क्या पढ़ा दिया और क्या बताएं। अगर बच्चा वाक्य लेके उनके सामने लेके आता है कि इसमें अंतर समझाइए, तो अंतर भी नहीं समझ पाते। तो उसी बात को मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत करके आपको ये चीज़ें जोड़ी हैं कि ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके। कैसे? तो ये कर लिया आपने। चलो, ये बात आपको समझ में आई। अब मुझे बताइए कि क्या आपको कर्म समझ में आ गया या फिर से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है? अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आया है ना, मान लो अगर 30% या 40% भी आया है ना, कच्चा कच्चा, तो भी चलेगा, क्योंकि कच्चा कच्चा समझ में आया तो सही। फिर जब आप एक बार सारे कारक चिन्ह पढ़ लेंगे और दोबारा एक बार जब रिवीजन करेंगे तो पूरा पक्का पक्का हो जाएगा, है ना? तो ये समझ में आया ना? चलो एक बार फिर से समझा देती हूँ, ध्यान रखो। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, सिर्फ इतना ध्यान रखना। इसमें प्रभाव वाली चीज है ना, ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब आप बड़े हो जाएंगे। बड़े मतलब जब हिंदी में और बड़े हो जाएंगे थोड़े से। अभी हम छोटे छोटे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो प्रभाव कैसे पड़ता है ये चीज भी एक दिन समझाऊंगी। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म कारक वो होता है जिसकी पहचान के लिए को कारक चिन्ह रहता है। ठीक है, पहली चीज हम को कारक चिन्ह देखते हैं। दूसरा, अगर को कारक चिन्ह से हमको गड़बड़ लगे तो हम दो चीजों से प्रश्न करते हैं, क्या अथवा किसको से। कैसे? देखो, हमने कहा बालक ने रोटी खाई, प्रश्न किया क्या खाई? रोटी खाई, उत्तर मिल गया, मतलब ये हमारा क्या है? कर्म है। फिर अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो हमने प्रश्न किया यहाँ पर क्या पढ़ाया? कोई उत्तर नहीं मिला। किसको पढ़ाया? छात्रों को पढ़ाया, उत्तर मिल गया। ठीक है, क्या और किसको से प्रश्न करना है। किसान ने खेत में घूमते बैल को पीटा, क्या पीटा? कोई उत्तर नहीं मिला। किसको पीटा? बैल को पीटा, तो यहां पे हमको उत्तर मिल गया। बच्चा सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, उत्तर मिल गया हमको। अगर मान लो हम ये कहें कि किसको पढ़ रहा है, तो उससे उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक चीज इसके साथ साथ ये बात और आपको बताती हूं, जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर में मिलने वाला शब्द क्या होगा? निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव। ठीक है, और जब आप किसको से प्रश्न करेंगे, इससे किसको से, तो उत्तर में मिलने वाला जो शब्द होगा वो सजीव होगा। ठीक है,
क्या होगा? सजीव। जैसे यहाँ पे दिया है छात्रों को, छात्र क्या है? सजीव हैं। जैसे यहाँ पे दिया है बैल को, बैल क्या है? सजीव है। और इसी तरह से रोटी क्या? निर्जीव, और पुस्तक क्या? निर्जीव। क्या से? समझ गए ना? तो दोनों तरीके से चीजें आपको समझा दी और उम्मीद करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है तीसरा नंबर, करण कारक। करण कारक क्या होता है, इसको बात को समझिए। तो करण कारक क्या कहता है? वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे ही करण कारक कहते हैं। समझिएगा बात को गौर से और बिल्कुल एकदम समझ गए। साधन या माध्यम, ठीक है। करण जो है वो एक तरीके से कारण बताता है क्रिया के होने का, ठीक है। क्रिया के होने का कारण क्या है, या उसका साधन क्या है, या उसका माध्यम क्या है, वो किसके द्वारा हो रही है, ठीक है। क्रिया किसके द्वारा हो रही है, क्यों हो रही है, कारण बताता है। अर्थात दिया है आगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। क्या होती है? क्रिया संपन्न होती है या क्रिया की जाती है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह करण कारक चिन्ह कहलाता है और इसका कारक चिन्ह से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा। अब देखना, के द्वारा के माध्यम का अर्थ लिए हुए होता है, ठीक है। जो के द्वारा होता है वो माध्यम को बताता है, साधन को। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से समझ सकें। देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने हर कारक को 3-4 तरीके से समझाने की कोशिश की है। जिस छात्र को जो चीज जैसे समझ में आती है वो उस तरह से उस तरीके से समझ सकता है। वाक्य प्रयोग करो इसमें, इसको समझने के लिए वाक्य प्रयोग करते हैं। चलो मैं इस बार यहीं पे लिखने की कोशिश करती हूँ, इसको इसी के साथ जहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा सा ऊपर करके छोटा लिखने की कोशिश करूंगी, आप लोग अभी साथ में लिखते रहिएगा। जैसे मान लो हमने एक पहला उदाहरण लिया, करण कारक में लिखिए। देखिए सबसे पहले अब देखो आपको समझाती हूं, करण कारक ऐसे समझ लेना कि आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाक्य प्रयोग करो, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। लिखिए इसमें, शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखिए, रोगी मुख से सांस ले रहा था। अगला वाक्य लिखिए, वह अपने पाप कर्म से या पाप कर्मों से गरीब है। एक और वाक्य लिखिए, आपकी मदद से मेरा काम हुआ है। लिख लीजिए वाक्य। शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा, रोगी मुख से सांस ले रहा था, वह अपने पाप कर्मों से गरीब है, आपकी मदद से मेरा काम हुआ है। देखो
इस वाक्य में यानी यहाँ पर हम किस कारक को पढ़ने वाले हैं? करण कारक को। और करण कारक का कारक चिन्ह क्या है? से है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं, इन वाक्यों में करण कारक के अलावा कोई और भी कारक हो सकता है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? करण कारक पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे छात्र ना ऐसे बोलते हैं, मैम इसमें तो ने भी आया है, अब क्या करें? तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? करण कारक पे करना है। भले ही उसमें कर्ता आया हो, कर्म आया हो, हमें उससे क्या मतलब, हमें अभी मतलब है सिर्फ करण कारक से। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको यहाँ पे 4 आपने देख लिया। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ। अब ये तो तय है कि जहां पर से कारक चिन्ह दिया हुआ है वही हमारा क्या है? करण है। और क्योंकि हम करण पढ़ रहे हैं तो आपको अभी से पहले से पता है कि ये सबके सब जो हैं वो करण हैं। लेकिन बात ये है, हमें जानना ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये करण है। अपादान भी हो सकता है, तो आप देखो कैसे पहचानोगे। मैंने आपसे कहा कि शिकारी ने बंदूक से शेर को मारा। क्रिया क्या हुई है? मारना। किस साधन से मारा गया है? किसके द्वारा मारा गया है शेर को? तो बंदूक से। साधन क्या है? बंदूक है। तो बंदूक से मारा गया, इसलिए बंदूक से यहाँ पे से आया है। तो से पहले बंदूक क्या है? एक साधन है, एक माध्यम है, तो इसलिए क्या होगा? ये करण होगा। ठीक। रोगी मुख से सांस ले रहा था। सांस लेने का काम किससे करते हैं? नाक से करते हैं, लेकिन वो रोगी था, हो सकता है जुकाम हो रहा हो उसको, तो नाक से अब नहीं ले पा रहा। तो अब उसके सांस लेने का साधन क्या है? उसके सांस लेने का माध्यम क्या है? वो क्या है? मुख। तो मुख से, तो यहां पे ये हमारा क्या हो गया? करण हो गया। ठीक है। वह अपने पाप कर्मों से गरीब है। पाप कर्मों से उसके गरीब होने का कारण क्या है? क्या कारण है? वो साधन क्या है? वो माध्यम क्या है? किस वजह से वो गरीब है? तो कर्म से, पाप कर्मों से। तो ये पाप कर्म जो है ये क्या आ जाएगा? ये दोनों ही आएगा, क्योंकि पाप कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों को ही हम रखेंगे करण कारक के अंदर, और कारक चिन्ह तो से है ही। अब चौथा देखो, आपकी मदद से मेरा काम हुआ है। आपकी मदद से मेरा काम हुआ है। मेरे काम होने का साधन क्या था? कारण क्या था? मदद। आपने अगर मदद ना की होती तो मेरा काम ना होता। समझ गए ना? तो अब ये तो आपने इसके भाव से समझ लिया। अब एक ट्रिक देती हूं। अब इतना जान लो कि जैसे यहाँ पे ये दिए हैं, जहां आपको कारण, मतलब जब करण कारक आप लगाओगे, आपको कारण, साधन, माध्यम, ये 3 चीज जिसमें दिखाई दे वो क्या हो जाएगा? वो करण हो जाएगा। और इसके अलावा जितना जो कुछ भी बचेगा वो सब का सब अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक, टेंशन ही खत्म। अब इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने का तरीका यह है कि हमेशा ना इस से का जो भाव होता है वो के द्वारा होता है। क्या होता है? के द्वारा। अगर कभी आपको ये ना समझ में आए कि भाई करण कैसे, माध्यम कैसे, साधन कैसे, मैम ये वाली चीज़ नहीं समझ में आती मुझको, तो फिर कैसे आप करो? तो इसके में मतलब आप क्या कर सकते हैं, इस से के स्थान पर के द्वारा का भाव रख के वाक्य को पढ़ लो। अगर वाक्य सटीक लगता है, अच्छा लग रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आपका वो वाक्य करण ही होगा। मतलब वो जो से है वो करण होगा। अगर वो अटपटा हो जाता है, एकदम से बेकार सा लग जाता है, तो फिर वो अपादान होगा, है ना? जैसे शिकारी ने बंदूक के द्वारा शेर को मारा। वाक्य में कहीं कोई गड़बड़ हुई? वाक्य का भाव सेम टू सेम है, इसका मतलब क्या है? करण है। रोगी मुख के द्वारा सांस ले रहा था। वाक्य में कहीं कोई दिक्कत आई? सही लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। वह अपने पाप कर्मों के द्वारा गरीब है। इसमें भी लग रहा है पाप कर्मों के द्वारा ही गरीब है वो, अगर इनको हटा दे तो अमीर हो जाएगा। आपकी मदद के द्वारा मेरा काम हुआ। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल है।
आपको लग रहा है कि हाँ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या है कैसे है? एकदम से सरल है, एकदम से सिंपल है, बिल्कुल सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो बात समझ में आई? मदद, करण कारक और से कारक चिन्ह। चलो बहुत सुंदर, आगे बताइए। अब ये बताइए इसमें कोई दिक्कत? तो से जहां पे क्या दिखाए, के द्वारा वाला भाव दे, वो आपका क्या होगा, करण होगा। और उम्मीद करती हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, चलो नंबर 4। नंबर 4 में अगला लेते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब क्या होता है? संप्रदान कारक उद्देश्य के लिए होता है। क्या होता है? उद्देश्य के लिए। हमारा पर्पस क्या है, यानी क्रिया को करने का उद्देश्य क्या है, क्रिया को करने का पर्पस क्या है, संप्रदान ये बताता है। तो कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य। वो क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। इसको ज्यों का त्यों याद रख लेना, परीक्षा में आ जाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जा रही है उसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक कहेंगे। इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह संप्रदान कारक चिन्ह कहलाएगा। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। और ब्रैकेट में यहाँ पे को दिया है। कई बार आपको को भी करके दे दिया रहेगा, लेकिन जैसे आपने से को जज किया ना के द्वारा लगा के, वैसे ही इस को जज करिएगा के लिए लगाकर। अगर के लिए लगाकर वाक्य के भाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो होगा संप्रदान। और अगर के लिए लगाने से वाक्य का भाव अटपटा हो जाता है तो वो कर्म होगा। समझ गए बात को? तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए जल्दी से इसमें। मान लो हमने जैसे यहाँ पे लिखा, पहला वाक्य लिख रहे हैं कि अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। देखो, पुस्तक लिखने का जो काम है वो किस उद्देश्य के लिए हुआ है? छात्रों के लिए हुआ है। पुस्तक किसके लिए लिखी जा रही है? छात्रों के लिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिख लीजिए। जैसे हमने लिखा, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। एक और वाक्य लिखिए, अजय ने दौड़ने को जूते पहने। ठीक है, और एक और, राजू ने खाने को मिठाई खरीदी। लिख लीजिए। राजू ने खाने को मिठाई खरीदी, अजय ने दौड़ने को जूते पहने, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। देखो कैसे समझना है आपको। मैंने दो उदाहरण को वाले भी ले लिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि को और के लिए इनमें क्या अंतर है और कैसे हमको इसका ध्यान रखना है कि संप्रदान कौन सा होगा।
पहला वाक्य हमारा, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जब हमारे लिए के लिए लिख कर दे दिया तो आंख बंद करके छात्रों को क्या लगा दो, संप्रदान लगा दो। ठीक है, क्या लगा दोगे, संप्रदान। इसमें तो कोई हेडेक ही नहीं, के लिए आया आराम से। ठीक, मनुष्य पेट के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें भी के लिए आया है, तो इससे पहले जो पेट है ये आपका क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान कारक, और ये कारक चिन्ह हो गया। ठीक है, ये कारक चिन्ह हो गया, संप्रदान कारक चिन्ह। ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं लिखेंगे अपनी कॉपी पर, आपको लिखना है। इसको लिखना है संप्रदान कारक और इसको लिखना है संप्रदान कारक चिन्ह। ठीक है, लिखना जरूर है। अजय ने दौड़ने को जूते पहने। अब देखो यहाँ पे अगर आपके दिमाग में आए कि भाई ये को आ गया, क्या ये कर्म हो जाएगा, तो नहीं, आप इसमें पहले ना के लिए लगा के देख लो कि इस के की जगह अगर हम के लिए लगा के और तब वाक्य को पढ़ के देखें तो वाक्य कैसा लगता है, अटपटा लगता है कि सटीक लगता है। आप देखेंगे कि अजय ने दौड़ने के लिए जूते पहने और ज्यादा अच्छा हो गया। क्या हो गया, और ज्यादा अच्छा लग गया वाक्य। तो इसका मतलब ये जो को है, ये को के लिए आया, तो इसका मतलब ये जो दौड़े शब्द दिया है, देखो इसमें ना गलती हो गई है, ये दौड़ने के लिए है। ठीक है, दौड़ने, ठीक है, दौड़े नहीं है, दौड़ने, जल्दी में मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, सही कर लो इसे। तो यानी यहाँ पे जो दौड़ने है ये क्या है, संप्रदान हो जाएगा हमारा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखें, राजू ने खाने के लिए, यहाँ खाने को मिठाई खरीदी, तो यहाँ जो को है इसकी जगह आप फिर से के लिए लगा कर देखिए और वाक्य आपका ज़्यादा सटीक हो जाता है कि राजू ने खाने के लिए मिठाई खरीदी। तो आप देखो इसको ना ब्रैकेट में लिखिएगा, ये सिर्फ पहचान के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसको काट के ऐसा लिख दें। ये सिर्फ मैंने पहचान के लिए बताया है कि अगर ऐसा वाक्य आ जाता है तो आप वहाँ पे ऐसे करके उसको सही करने की कोशिश करें, मतलब समझने की। तो यहाँ पे खाने क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, तो संप्रदान हो गया। ठीक है, मिठाई को खरीदने का उद्देश्य क्या है, खाना, क्योंकि मिठाई खानी है। ऐसा भी हो सकता था, मान लो कि राजू ने बांटने को मिठाई खरीदी, है ना, तो उद्देश्य क्या हो जाता, बांटने के लिए। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। कि आप लोगों के लिए आज इतनी ही क्लास रहने दूं या इससे आगे करवाऊं, मुझे जल्दी से बताइए कि इतना ही समझेंगे, क्योंकि आगे ना अभी आपका अपादान और ये सारी चीज़ रह गई, समझने वाली चीज़ रह गई है और हम इसमें जल्दी करेंगे तो अभी 1 घंटे की क्लास आपकी लगभग हो जाएगी। तो बताइए मुझको, आज इतना ही रहने दूं या इसके आगे करवाऊं, कल करें? चलो ठीक है, वैसे भी आप लोगों से मैं सुनना चाह रही हूँ कि आप लोग बोल दें कल करें, क्योंकि मैं खुद चाह रही हूँ कि मैं इससे आगे आप लोगों को कल कराऊं, क्योंकि आज जो आपने पढ़ा है उसको पचा लीजिए पहले, है ना। तो देखो रिवीजन कर लो, आपने क्या पढ़ा है, संप्रदान। संप्रदान क्या है, आप देखो, अब एकदम से ना शॉर्ट ट्रिक पे आपको आना है और यहाँ नहीं रिवीजन करते हैं। कहाँ करेंगे रिवीजन, चार्ट पे करते हैं, है ना, ताकि हमको ना दिमाग में रहे। जब हमने यहाँ पे देखा, देखो हम जब बात करेंगे कर्ता की, तो कर्ता क्या पढ़ा था हमको, काम को करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, ये क्या है, कर्ता। तो जो वाक्य में काम को करने वाला था वो क्या था, कर्ता। कर्म क्या था, क्रिया का प्रभाव, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव। लेकिन मैंने आपको क्रिया का प्रभाव वाली चीज तो बताई नहीं, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे, आप यहाँ पे कर लो क्या और किसको। ठीक है, क्या और किसको, इससे प्रश्न करना है आपको और किसको पहचानना है, कर्म को। कर्ण के लिए मैंने आपको क्या बताया, साधन, कारण, माध्यम। ठीक है, और संप्रदान क्या बताया, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है हमारा, उस क्रिया को करने का। समझ गए, तो बस यही ट्रिक आपको रखनी है। और इनके आपको कारक चिन्ह पता ही है, कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म का कारक चिन्ह को, और कर्ण का कारक चिन्ह से, और इस से का भाव क्या होना चाहिए, साधन या माध्यम। ठीक है, जिसे हम किससे पहचान सकते हैं, के द्वारा से पहचान सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। और के लिए ये हमारे उद्देश्य यानी संप्रदान का।
बात आ गई समझ में? तो चलिए फिर ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं, अब इसके आगे फिर करेंगे कल।